अगला सवाल है ये 2015 का, और ऐसे सवाल पिछले कुछ सालों से तो नहीं आए हैं, ठीक यार, क्योंकि इसमें कुछ फार्मूले तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूज हो जाते हैं। जैसे कि इसी में 240 वोल्ट व 5 एम्पीयर धारा पर कार्य करने वाले एक वैद्युत मोटर की जो इफिशियंसी है, दक्षता है, वो 80% है। इसके द्वारा 60 मीटर की ऊंचाई तक 1 घंटे में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो करेक्ट वैल्यू 9.8 के रेंज की होती है, पर हम यहाँ पर यूज करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्या दे रहा है एक बार समझो। सप्लाई दे रखा है भैया 240 वोल्ट, ठीक, 5 एम्पियर का करंट है, आई इक्वलेंट 5 एम्पियर पर कार्य करने वाले एक वैद्युत मोटर की दक्षता 80%, मतलब वो अपनी सप्लाई या आप कहें अपनी ताकत का कितने परसेंट इस्तेमाल करता है? 80%। बात क्लियर होगी? तो अभी हम मेंशन कर देंगे। इसके द्वारा 60 मीटर की हाइट तक एच की वैल्यू कितनी है? 60 मीटर तक 1 घंटे में। टाइम कितना दे रखा है? 1 घंटे। 1 घंटे का मतलब क्या हुआ? 1 आवर इक्वलेंट हमें सेकंड बनाना है इसको, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम लिखेंगे 60 गुणे 60। अब ये बन गया भैया सेकंड, तो हम इसे लिख सकते हैं 3600 सेकंड। क्या लिख सकते हैं? 3600 सेकंड। कितना पानी चढ़ाया जा सकता है, मतलब उस पानी की हमें वैल्यू चाहिए। एम फाइंड करना, और जी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक्चुअल में ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स में एक थ्योरी आती है कैलोरीमित का सिद्धांत, जिसमें दी गई ऊर्जा इक्विवेलेंट ली गई ऊर्जा के बराबर होती है। आप जो ऊपर ये चीज देख पा रहे हैं वी आई वाला टर्म, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और यहां पर जो बात की जा रही पानी चढ़ाने की, ये है स्थितिज ऊर्जा। ये वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी वैद्युत ऊर्जा है, और वो जो पानी चढ़ाने वाली टंकी भरने वाली बात है वो स्थितिज ऊर्जा, यानी दोनों ऊर्जा इक्विवेलेंट होती हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर वैद्युत ऊर्जा इक्विवेलेंट स्थितिज ऊर्जा। अब ये वाला फार्मूला तो हाई स्कूल में तो नहीं पढ़ाया जाता है ना, फिर भी ये सवाल इसमें दे रखा था। विद्युत ऊर्जा को हम यहाँ पे लिख रहे हैं W से, और स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं U से, ठीक है ना। दोनों के फार्मूले रख लेते हैं। इसका फार्मूला तो वैल्यू के हिसाब से खोला जाता है, क्योंकि कई फार्मूले वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर टी बाई आर। तो यहाँ बोलो क्या है? वी आई और ये टी है, तो अपने को समझ में आ गया कि अपने को वी आई टी इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? वी आई टी। और ये मोटर भाई साहब कितने परसेंट ताकत यूज कर रहा है? 80। तो वी आई टी का 80%, 80/100 आ जाएगा साफ साफ, कोई दिक्कत तो नहीं। बराबर जो U है उसके लिए फार्मूला होता है भैया mgh। U बराबर क्या होता है? mgh, ठीक है। अपने को फाइंड करना है ये वाला m, ये वाला क्या ज्ञात करना है? m। तो अगर हम m लिखने जाएं तो इस टर्म के 100 के साथ gh भी मल्टीपल में आ जाएगा, मतलब फार्मूला बन जाएगा अपने VIT इंटू 80 बटे GH इंटू 100, ये तो बन जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, इसमें बस अपने वैल्यू पुट कर लेते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं, जो आएगा वो लीगल आंसर होगा, इसमें कोई आफत नहीं है। और कक्षा 10 वाले मेरे ख्याल से बेसिक फार्मूले याद करके चले जाएं, कोई बड़ी बात नहीं। पेपर में आ गया तो सॉरी बोल के आओगे? नहीं, करके आना है ना। चलो वैल्यू लिखते हैं। V की वैल्यू कितनी भैया? 240 है। हम फाइंड कर रहे हैं M। 240 इंटू आई की वैल्यू 5 है, इंटू टी की वैल्यू है 3600 बटे जी की वैल्यू पेपर ने मतलब सवाल ने खुद कहा कि 10 इस्तेमाल कर लो। कितना इस्तेमाल कर लो? 10। इंटू हाइट कितनी ऊपर चढ़ाना है भैया पानी? 60 मीटर, इंटू 100, है ना। चलो काटते हैं। काटने में तो एक्सपर्ट हो ही। 2 0 2 0 1 0 1 0, यहां तक कहानी बराबर है, ठीक। 5 से अगर हम इसे काटने जाए तो ये 12 आ जाएगा, 12 से अगर हम इसको काटने जाए तो 2 आ जाएगा, कोई आफत तो नहीं। ये बचा 36, ये बचा 2, है ना। तो m बराबर भैया आ जाएगा 72। बस कहानी खत्म, कुछ बचा तो नहीं है। ये 36 और ये 2 ही बचे हैं, ठीक है। ये आ गया 72 kg, क्योंकि m के ऐसा ही, ठीक। तो आंसर आ गया 72 kg, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक। कितना पानी चढ़ाया जा सकता है? 72 kg या 72 लीटर कह सकते हो, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है ये, आपके घर में 100 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है, प्रतिदिन 15 घंटे चलता है, प्रतिमाह
मतलब 30 दिन। जब माह की बात करें तो 30 दिन, हालांकि अगर मंथ का पर्टिकुलर नाम ले ले तो आप उस मंथ में कितने दिन होते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। प्रति माह 30 दिन इससे खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में याद कीजिए। किलोवाट घंटा को हमने पहले ही बताया था आपको कि यूनिट निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट। यूनिट बराबर फार्मूला होता है वाट इंटू घंटे। पहला टर्म इस्तेमाल करें, इसमें दो सवाल है, एक तो ये और दूसरा ये। ठीक, तो हम पहला वाला इस्तेमाल कर रहे हैं भैया। पी की वैल्यू सवाल में दे रखी है 100 वाट, टाइम दे रखा है भैया 15 घंटे। याद रखेंगे ये ऐसा सवाल है, मतलब ऐसा फार्मूला जिसमें टाइम को घंटे में ही लेना होता है। डे है भैया 30, ठीक है, 30 दिन। अपने को यूनिट फाइंड करना है, यूनिट। किलोवाट घंटा का शॉर्ट फॉर्म है यूनिट। अब यूनिट लिखने का फार्मूला अभी आपको पीछे हमने बताया था कि वाट लिखना होता है, इनटू में घंटा लिखना होता है, इनटू में दिन लिखना होता है और बटे में 1000 लिखना होता है। वाट कितना है भैया? 100, घंटा है भैया 15, दिन है 30, 1000, 15 गुणे 3, तो यूनिट भैया कितने आ गए? 45। ठीक है, 45 यूनिट, यानी आपके घर के जो बिल आएगा वो 45 यूनिट आएगा। अगली चीज समझे, कभी कभी इसमें खर्च दे देगा कि पर यूनिट खर्च इतना, जैसे मान लो कह दे कि 2 रुपए पर यूनिट खर्च है, तो जो खर्च होगा 45 गुणे 2 90 रुपए हो जाएगा। ठीक, अगला वाला सवाल थोड़ा अच्छा इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम के लिए रन की जाती हैं। ठीक, समझो, कह रहा है आपके घर में 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब हैं, 100 वाट का एक तंतु बल्ब है, 50 वाट के 4 पंखे हैं, 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर लगा है। यदि बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे, पंखे एवं एयर कंडीशनर सेम टाइम चलते हैं 20 घंटे, तो एक महीने यानी 30 दिन में रुपए 5 यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा का व्यय बता दो। तो सबसे पहले निकालेंगे यूनिट, देन 5 से मल्टीपल करेंगे, खर्च निकल आएगा। ठीक है, तो ये एक स्टेप में नहीं होगा। ऐसे में क्या करेंगे, अब जितने टर्म है सबको ऐड करते चलिए। ठीक, जैसे दो चीजें अलग अलग टाइम के लिए चल रही हैं। जो बल्ब हैं, जितने भी बल्ब हैं वो कितने घंटे चलते हैं? 5, और जो पंखे और एसी है वो चलता है 20 घंटे। ठीक, समझ लो भयंकर गर्मी पड़ रही है, खूब इस्तेमाल हो रहा है एसी, है ना। तो हम सवाल नंबर 2, तो इसको ऐसे निकालो, दो टर्म में निकलेगा क्योंकि दो टाइम है और दोनों के लिए डे सेम है। ठीक, तो हम इसमें क्या करते हैं, u के दो हिस्से बना लेते हैं, एक तो u1 प्लस u2। ठीक, अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम पहले वॉट तो टोटल निकाल लें यार। जैसे 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब है, इसका मतलब है 5 गुणे 10 50 वाट के बल्ब हो गए। 100 वाट का एक तंतु बल्ब मतलब वो 100 वाट हो गया, है ना। ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो हम पहले यहाँ पे बल्ब निकाल देते हैं, चलो पूरा शक्ति निकाल लेते हैं काउंट करके। 10 वाट के 5 बल्ब, 10 गुणे 5 तो ये हो गया भैया 50 वाट, है ना। बल्ब बात कर रहे हैं, ये 100 वाट का एक बल्ब है तो 100 इंटू 1 ये हो गया 100 वाट। ये दो चीजें हैं बल्ब, ये दोनों चीजें क्या है? बल्ब। ठीक है, तो ये टोटल बल्ब कितना हो गया भैया? 150 वाट। ठीक, 50 वाट के 4 पंखे, 50 गुणे 4 तो इक्विवेलेंट हो जाएगा भैया 200, और 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर। ये इसमें क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये चलते हैं दोनों 20 घंटे, है ना। तो 1.5 किलो, किलो को भैया 10 की पावर 3 लिखा जाता है। ठीक, इंटू 1 ये एक ही है। ठीक, तो इसे अगर चाहो तो 1500 भी लिख सकते हो, 1500 वाट, है ना। ये चीज है फैन और ये चीज है एसी, एयर कंडीशनर, और ये दोनों चलते हैं 20 घंटे और ये दोनों चीजें चलती हैं 5 घंटे। ठीक, तो यहां पर आप अप्लाई करते हैं। हम पहले U1 बल्ब के लिए लिख रहे हैं और U2 लिखेंगे फैन और एसी के लिए। तो U1 बोलो क्या लिखें? U1 लिखेंगे भैया 50 और 100 ऐड कर दिया सीधा सीधा तो 150। अरे वाट इंटू घंटा, घंटा बोलो कितना है? तो बल्ब कितनी देर जलता है? 5 घंटे, तो 5 लिखा, इंटू दिन, दिन कितने हैं? 30, बटे में कितना? 1000। उम्मीद करते हैं आप पंखे वाली सॉरी बल्ब वाली कहानी तो जरूर समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं जो अगली चीजें हैं वो 20 घंटे चलती हैं। कौन सी चीजें? 50 वाट के 4 पंखे और 1.5 किलोवाट का एसी। तो 50 वाट के 4 पंखे 200 हो गया, 5 चौके 20 200, और साथ में 1.5 किलोवाट को आप ये लिख सकते हो, तो 1500 गुणे 2 1700 हो जाएगा। या चलो हम इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं,
15 का पहाड़ा इस पे पढ़ लेते हैं, तो बताओ ये 15 दूना कितना हो जाएगा? देखो दशमलव से नहीं यार, ये गुणा नहीं होगा, ये जुड़ेगा, तो ये 1500 और ये 200 तो हो जाएगा 1700 इंटू इंटू ये कितना देर चलता है भैया? 20 घंटे इंटू टाइम कितना है? 30 दिन बटे में कितना? 1000। अब यहां से एटलीस्ट हम यूनिट निकाल पाएंगे, है ना? चलो सॉल्व करते। 1 0 1 0 1 0 1 0 यहां से काटेंगे, ये 2 बार जाएगा। ओ तेरी की, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये 1.5 आ गया, ठीक है। 15 गुणे 15 225 होते हैं, एक अंक के बाद दशमलव, तो 22.5 आ गया, यानी बल्ब वाले जो यूनिट है वो 22.5 आ गए। इसे देख लो भैया, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, है ना? तो 2 3 6 और गुणे 170, तो 6 0 0 और 6 सते 42 का 2 हासिल आएंगे 4, 6 के 6 6 4 10 10 20, ये 1020, ये 22.5। 1020 में इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 20 में 22 जोड़ो तो 42 हो जाएगा, 0.5। ये आ गए भैया यूनिट। क्या आ गए? यूनिट। यानी टोटल जो आपके यूनिट बने 30 दिन के, मतलब एक महीने के, वो 1042 यूनिट आ गया। अब अपने को लिखना है खर्च। क्या लिखना है? खर्च। खर्च क्या करते हैं? हमने बताया ना, यूनिट का रुपए से गुणा करते हैं, तो रुपए कितने हैं? 5। तो बोलो क्या लिखेंगे? 1042.5 गुणे 5, है ना? गुणा कर लो भैया, 55 25 के होते हैं 5, है ना? 5 दूनी 10 और 10 2 12, 5 चौके 20, 1 21, ये आ जाएगा 2 और 5 इक्के 5, है ना? एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये आ गया भैया रुपए। ठीक, 5212 रुपए 50 पैसे, 0.5 का मतलब 50 पैसे हो गया। 5212 रुपए और 50 पैसे आपका खर्च आएगा मंथली 5 रुपए की दर से। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है ये, एक वैद्युत परिपथ में 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है ना? टोटल वहां से करंट कितना पास हो रहा है? 10 एम्पियर का। ठीक, 240 वोल्ट के विभवांतर पर कार्य करने वाले कितने 60 वाट के बल्ब एक साथ जलाए जा सकते? सिंपल कहें तो कि आप पहले तो ये वाला वोल्ट और ये वाले वॉट से करंट निकाल लो, जितनी करंट आए उस करंट का इस करंट पर डिवाइड कर दो तो बल्ब के नंबर निकल आएंगे। तो टोटल करंट है 10 एम्पियर, IT लिख देते हैं चलो इसको। अब ध्यान से देखेंगे तो 240 वोल्ट है, V की वैल्यू है 240 वोल्ट और P है 60 वाट। कहानी क्या समझो, तुम्हारे घर में 10 एम्पियर का एक फ्यूज लगा है। फ्यूज का अर्थ ये है, वो ये कहता है कि हमारे से होकर मैक्सिमम कितनी धारा गुजर सकती है? 10 एम्पियर। बात समझ में आ गई ना? और अपने वहां जो शक्ति यूज हो रही है वो 6 वाट की है, 6 नहीं सॉरी 60 वाट की है। शक्ति कितनी यूज हो रही है? 60 वाट की, और सप्लाई है 240 वोल्ट की। तो ऐसे कितने बल्ब इस करंट या इस फ्यूज से जलाए जा सकते हैं, यानी इस फ्यूज पर कितना लोड रखा जा सकता है, ये कहानी है। तो सबसे पहले यहां से करंट निकाल दो। क्या निकाल दो? करंट। करंट बराबर होता है I बराबर P अपान V, क्योंकि P बराबर VI होता है। ठीक, यहां से वैल्यू लिख देते हैं। P की वैल्यू निकलेगी 60, V की वैल्यू 240, ये कैंसिल आउट होगा तो 1/4 आ जाएगा। मतलब जो करंट आएगी भैया वो 1/4 एम्पियर आएगी। मतलब एक बल्ब 1/4 एम्पियर खर्च करेगा, और टोटल जो लोड है वो 10 एम्पियर का है। बात समझ में आ गई ना? यानी 10 एम्पियर का लोड उठा सकता है, तो बल्ब कितने जलेंगे? तो बल्ब जलने के लिए क्या करें? अतः करके लिख देते हैं, अतः बल्ब की संख्या, है ना, बराबर टोटल करंट बटे एक बल्ब की करंट, है ना? यहां पे लिख देते हैं चलो हिंदी में, कुल धारा बटे एक बल्ब की धारा। बल्ब या जो भी है, पंखा कूलर कुछ भी, तो कुल धारा बोलो कितनी है? कुल धारा है 10, एक बल्ब की धारा 1/4 है, 1 और बटे में 4, तो 4 ये कहां चला जाएगा? ऊपर। तो नंबर आप जो बल्ब आएंगे भैया, ये नंबर है, ठीक है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 40। यानी कि टोटल कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं? 40।
यानी 60 वाट के 240 वोल्ट पर अगर आपने फ्यूज इतना लगा रखा है या कह लें एमसीबी इतने लोड की लगा रखी है तो आप उस पर 40 बल्ब जला सकते हैं एक ही बटन से। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये, अगले सवाल में यहां का रजिस्टर का मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा है, मिसप्रिंट है या क्या। अगर ये मिसप्रिंट नहीं है तो हम आपको इसका आंसर करके दिखाते हैं। निम्न परिपथ में बहने वाली वैद्युत धारा आई की गणना करो। देखो ये माइनस वाला हिस्सा और ये प्लस वाला हिस्सा, करंट ऐसे निकल रहा है, यहां से आई निकल रहा है और इसी आई की गणना करनी है तुमको। अच्छा ये वाला जब आई गणना करेंगे आप ध्यान से देखो तो इस वाले जंक्शन पे जाकर के करंट दो पथ में जाएगा, एक तो हिस्सा इस तरफ निकलने वाला है, एक हिस्सा इस तरफ। जो इस तरफ करंट जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड I1 है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में है समांतर क्रम में, बट यहाँ का रजिस्टर ही मिसिंग है या कह लें लिखा नहीं गया या उसका परिमाण 0 है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको आई निकालना है। आई निकालने के लिए क्या करें, ध्यान से देखो जहां जहां करंट सेम होती है वो हमेशा श्रेणी क्रम सर्किट होता है। I1 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 मतलब 1 ओम 4 ओम 1 ओम ये आपस में भैया श्रेणी क्रम में है ना। तो हम उधर का रजिस्टर लिख लेते हैं पहले, चलो तो R डैश मान लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस ये 1 प्लस 4 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा भैया 6 ओम। कितना आ गया, 6 ओम। यानी जिसमें I1 करंट है उनका जो रजिस्टर है वो 6 ओम आ गया। अब बात कर लेते हैं दूसरा, दूसरा का मतलब जहां पर करंट चेंज है, इन वाले में करंट है भैया I 1 ओम 2 ओम, तो हम यहां लिखेंगे 1 प्लस 2 मतलब 3 ओम है ना। अब ध्यान से देखो जहां करंट अलग होती है वो हमेशा समांतर होते हैं, तो ये 6 ओम में करंट I1 है, ये वाले 3 ओम में करंट I है, तो ये हो गए अलग अलग। तो हम इसे सॉल्व करेंगे 1 बाई आर से, 1 बाई आर डैश प्लस 1 बाई आर डबल डैश। 1 बाई आर डैश की वैल्यू है भैया 6 और आर डबल डैश की वैल्यू है 3। आप इसे सॉल्व करेंगे, दो को हमने कई बार बताया ऊपर गुणा नीचे जोड़, तो अगर हम इसका आर लिखने जाएं तो आंसर आ जाएगा 2। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, अपने को चाहिए आई, आई यहां से निकलने वाली करंट है, तो आई बराबर फार्मूला लिखते हैं भैया V अपान आर। V की वैल्यू सवाल में 12 है, आर की वैल्यू 2 है, तो करंट जो आएगी वो आएगी भैया 6 एम्पियर। आई का आंसर कितना, 6 एम्पियर। आशा करते हैं सभी को आया होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल ये है आपके सामने, दिए गए विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा तथा 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकाल दो। यहाँ विभवांतर चाहिए और टोटल करंट चाहिए, तो पहले करंट निकालते हैं। करंट निकालने के लिए करना क्या होता है, V अपान टोटल R। अब V की वैल्यू सवाल में है 15, R टोटल का मतलब जो पूरा बॉक्स है उसका R निकालना होता है। तो ध्यान से श्रेणी क्रम है, तो 20 10 30 सॉल्व कर लो, तो 1/2 और अगर I लिखना चाहो तो 0.5। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर मतलब यहां का आपको वोल्टेज चाहिए। यहां का वोल्टेज का मतलब है V बराबर IR है ना। यहां से I बोलो कितना निकला है, I निकला है 0.5, R की वैल्यू है 10, तो आंसर बोलो 0.0 से वाला 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 5 वोल्ट। उम्मीद करते हैं सभी को आया होगा। दो ही चीजें पूछेंगे, 2012 का सवाल है। अगला सवाल है, दो है आपके सामने, निम्न परिपथ में गणना कीजिए। इस वाले सर्किट में ये पहला सवाल है, 3 चीजें निकालनी है। इस वाले में एक ही चीज निकाली, एमीटर का पाठ्यांक। ठीक, तो पहले इसको निपटाते हैं। ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए और बी कहां पर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। तो ध्यान से देखते हैं, अगर ये वाला हिस्सा खोले और ये वाला हिस्सा पकड़ के ऐसे सीधा कर दें तो 1 ओम 2 ओम 1 ओम कौन से क्रम में नजर आएंगे, श्रेणी। तो हम लिखते हैं R डैश 1 + 2 + 1, आंसर 4 ओम है ना। अगर हम बात करें 1/RAB की, क्योंकि वो समांतर क्रम में जाएगा, 1/4 और ये भी 1/4 है, तो 4 हो जाएगा एलसीएम, ये 1 + 1 तो हो जाएगा 2/4 और 2/4 का मतलब 1/2, तो RAB बोलो क्या आ जाएगा, 2 ओम। RAB कितना, 2 ओम। बैटरी से प्रवाहित धारा, बैटरी से प्रवाहित धारा I बराबर V अपान R। V की वैल्यू सवाल में 2 है जो कि ये लिख रखी है, ये देखो। R की वैल्यू भी 2 ही निकली है, तो करंट आ गई भैया 1 एम्पियर। खत्म। बात कर लेते हैं 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, पॉइंट नंबर 3। 2 ओम कहां पर है, ये रहा 2 ओम है ना। अब थोड़ा करंट को शुरू कर लेते हैं। ध्यान से देखो, कोई कहानी कठिन नहीं है।
जब यहां पर करंट पहुंचेगी तो दो हिस्सों में जाएगी, एक यहां और एक यहां I1 मान लें और यहाँ I2। कितने लोगों को समझ आया कि I1 और I2 के मैग्नीट्यूड होंगे सेम? रीजन बोलो। क्योंकि जितना ओम उधर है उतना ही ओम इधर है, वहां भी 4 ओम है, यहाँ भी 4 ओम है, ठीक। तो करंट जाएगी सेम, तो करंट सेम जाने का मतलब हाफ ऑफ करंट। तो हम 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 मेंशन कर देते हैं, V2 ओम है ना। तो वो क्या लिखेंगे, IR, R की वैल्यू 2 है, ये बात फिक्स है, इंटू I की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, I टोटल 1 है, बट उस तरफ जब ले जाएंगे करंट तो हो जाएगा भैया इसका आधा, मतलब 1/2, 2 से 2 मर जाएगा यार, V2 ओम हो जाएगा भैया 1 वोल्ट, खत्म। यानी ये वाला सवाल अब जाके समाप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी। दिए गए परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक मतलब करंट निकालनी है, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा और मिनिमाइज करते हैं। इसमें अपने को यहां पर करंट चाहिए, करंट निकालने के लिए क्या करें, तो I बराबर फार्मूला अपने को पता है, V/R होता है। ये हम दूसरा सवाल यूज कर रहे हैं, V/R। सवाल को ध्यान से देखो तो V की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है 5, बट R नहीं पता है। R का मतलब पूरे बॉक्स का R, इस पूरे सर्किट का R। सर्किट का R कैसे निकालें, ध्यान से देखो, ये वाला 3 और ये वाला 1 आपस में श्रेणी क्रम में, तो 3 1 4, ये वाला 4 ये वाला 4 आपस में समांतर, 1/4 प्लस 1/4, आंसर कितना आएगा 2। ये वाला 2 ये वाला 3 आपस में श्रेणी क्रम में, आंसर आएगा 5। तो 2 + 3 5/5। ऊपर आपको इतना कुछ सिखाया है, अगर आपको भेजे में पड़ गया हो तो उम्मीद करते हैं ये वाला आंसर सभी को आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 18 नंबर को लेकर के, और ये आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल है। दिए गए विद्युत परिपथ में धारा का मान बता दो। धारा का मान बताना है अपने को, सॉरी धारा नहीं बताना है, आई बताना है। तो आपको बता देते हैं, ये करंट यहां पर दे रखी है 1 एम्पियर, यहां भी करंट मिसिंग है, अपने को आई चाहिए। तो मेंस अगर ये है तो जाहिर सी बात है करंट यहां पर आई है ना। तो आपको टोटल करंट निकालनी, तो टोटल करंट, ये अच्छा सवाल है, हल्के में मत लीजिएगा। यहां करंट 1 एम्पियर है, यहां करंट पता नहीं है, आपको आई निकालना है ना। और सप्लाई आपको दी नहीं, अगर ये सप्लाई दी होती तो हम इजी तरीके से निकाल देते। आप लगाते हैं थोड़ा सा दिमाग, क्या दिमाग, समझो। देखो इस वाले आर को छोड़ो क्योंकि इसका वैल्यू ही नहीं दे रखा है, और वैल्यू अगर दिया भी होता तो यहां भी करंट आई ही होता, ठीक है। करंट तो यहां जाकर के 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, ठीक। जैसे हम चलो इस वाली करंट को I1 मान लेते हैं, ठीक। यानी चलो इसे थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ऐसे। ये वाली करंट मान लेते हैं I1 है, ये वाला करंट मान लेते हैं I2 है। तो तुम पहले ये बताओ, जो I1 और I2 है क्या वो I के ही ग्रुप हैं? क्या है? अरे I के ही तो कंपोनेंट है। I ही करंट तो 2 हिस्सों में बाद में टूटा है ना, इधर I1 गया उधर I2 गया। I1 की वैल्यू सवाल में है 1 एम्पियर, I2 पता नहीं है। अगर I2 पता होता तो I क्या लिखा जाता, I1 + I2, मतलब I बराबर लिखा जाएगा I1 + I2। I1 की वैल्यू सवाल में 1 है, I2 की वैल्यू सवाल में मिसिंग है। अगर मुझे I2 पता चल जाए तो हम I का आंसर बता सकते हैं। ये कहानी है इसकी, है ना। इसे कैसे करें, ये तगड़ा सवाल है, कैसे करते हैं समझो। देखो आप पहले तो ये बता दो, आपको हमने एक चीज पहले ही बताई थी, समांतर क्रम में वोल्टेज रहता है नियत, श्रेणी क्रम में धारा नियत रहती है। क्या ये 2 ओम और 8 ओम आपस में समांतर क्रम में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां पर करंट I1 माना, यहां पर करंट I2। अब हम I का एक रिलेशन आपको बताते हैं, I बराबर V/R। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो हम भैया इसे ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। आर के साथ रिलेट कर दिया हमने, ठीक है ना। अब बोलो ध्यान से, अगर मुझे इनके रेशियो लिखना है I1/I2, चूंकि ये 1/R है तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, R2/R1, ठीक है। अब एक चीज और बतानी है, जहां पर करंट I1 होती है वही रजिस्टर R1 होता है, जहां करंट I2 लिखते हैं वही रजिस्टर R2 होता है, ठीक है। चलो इधर आते हैं। अब I1/I2, I1 की वैल्यू को हमने सवाल में 1 मान लिया है, मान क्या ले, वो तो 1 है ही यार उसमें, 1/। अच्छा I2 मुझे पता नहीं, तो I2 यहां पर एज इट लिख देते हैं I2, यहां तक ठीक। बराबर
R2 की वैल्यू जहां पर I2 है वही R2 है, तो R2 है भैया 2 और R1 की वैल्यू है 8। कितनी है? 8। यहां तक कहानी समझ में आई? अब ध्यान से क्रॉस मल्टीपल लगा देते हैं, तो बोलो क्या हो जाएगा? 2I2 बराबर 8 और I2 बराबर हो जाएगा भैया 4। उम्मीद करते हैं I2 निकालना बड़ा आसान था, जब तुम्हें ये चीज अच्छे से आती हो देन। ठीक है, अब बोलो क्या करें? अपने को I चाहिए, तो 1 प्लस I2 की वैल्यू निकली है 4, तो बताओ भैया I का आंसर कितना है? 5 एम्पियर, है ना? गाजर मूली की तरह आसान था, बट तब जब तुम्हें ये वाले पैटर्न आते हो तब। ठीक है, ये रहा था आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल। उम्मीद करते हैं क्लास आपको मजेदार जरूर लगी होगी। क्लास में कुछ न्यूमेरिकल बड़े सरल थे, बट कुछ सवाल थोड़े से टफ भी थे, जैसे कि लास्ट वाला सवाल भी बेहतरीन सवाल था। आप ये एक चीज नोटिस करी होगी कि ये सवाल नवीनतम नहीं है, तो इसमें कोई आफत नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी सवाल 2025 बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं, आप टेंशन ना लीजिएगा। एक क्लास इसके बाद और आएगी और हाई स्कूल के सारे न्यूमेरिकल पूरी तरह से एंड हो जाएंगे और आपको कम से कम 2 4 5 मॉडल पेपर तो आपको करके दिए ही जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।